मेरे चैनल पर उनका एक ही क्वेश्चन है कि हमारे लिए फिर से एक नया वीडियो दे दो जिसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों। तो ऐसा लग रहा है यार आप लोगों की डिमांड्स तो बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कंटेंट की बहुत नीड है। फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो जिसमें मैं आपके लिए बताऊँगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर 2 रहेगा दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में समझाऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटर पॉलिश पर, और हमेशा की तरह मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सिंह। तो दोस्तों आज का वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस आपके लिए मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बेनिफिट दे सकते हैं आपके एग्जाम्स में। और इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके लिए और यूनिट के क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा। अदरवाइज़ में जो मेरा कंटेंट है जो मैं अपलोड करता रहता हूं मैं वही अपलोड करूंगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर यूनिट 1 और 2, और पहला क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर श्रम शक्ति का क्षेत्रीय वितरण किस प्रकार होता है इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आप इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर देने जा रहे हो यार, और इंडियन इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको ये पता होना चाहिए कि श्रम शक्ति होती क्या है। तो हमेशा की तरह थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर मैं आपके लिए, बाकी आप खुद से देख लेना। श्रम शक्ति का क्षेत्रीय वितरण से मतलब दोस्तों हर राज्य में अलग अलग श्रम शक्ति होती है। कहने का मतलब कि हर एक राज्य में हर तरह का व्यक्ति होता है जो कुछ लेबर में काम करता है और कुछ व्यक्ति हैं जो बिजनेस में काम करते हैं। कहने का सेंस मेरा ये है कि आपके लिए इकोनॉमिक्स के बेस पर ये बताना है कि किस राज्य में किस तरह की श्रम शक्ति की स्थिति है। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए भारत में जनसंख्या की संरचना, वृद्धि एवं आकार के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो भारत में जनसंख्या दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी राज्य की जनसंख्या। जो जनसंख्या है उसी के आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो भारत में जनसंख्या की संरचना कैसे होती है, उसकी वृद्धि कैसे हुई और एवं आकार क्या है उसके बारे में आपके लिए लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे भारत की जनसंख्या इतने करोड़ है। आप ये लिख सकते हैं कि संरचना इस तरह से है कुछ कि हमारे यहाँ 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के जो नौजवान हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप बच्चों के बारे में मेंशन कर सकते हैं, वृद्धि कैसे हुई, क्या क्या नीतियाँ हैं, तो वो सब चीज़ें आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है गाइस हमारा, जनसंख्या वृद्धि की समस्या का वर्णन करते हुए भारतीय जनसंख्या निधि 2020 का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। आप देख भी रहे हैं कई तरह से हमारे देश में इस समय आंदोलन भी हो रहे हैं जो अग्निपथ सरकार के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है उसके वजह से। बट कोई नहीं है दोस्तों, हल निकलेगा हर चीज़ का, समय लगेगा थोड़ा सा। तो देखिए हमारी सरकार क्या फ़ैसला लेती हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं, तो वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि की बात मैं कर रहा था। तो जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको इसका वर्णन करना है कि ये प्रॉब्लम जो है ये किस तरह की प्रॉब्लम है, कब ये जनसंख्या वृद्धि की समस्या शुरू हुई है। पिछले 20 सालों से ऐसा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब आपके लिए इसके आर्टिकल्स आपके लिए मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपके लिए। भारतीय जनसंख्या नीति 2020 का वर्णन भी आपको लिए करना है इस क्वेश्चन में। तो भारतीय जनसंख्या नीति 2020 का भी आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा, आप उसमें थोड़ा सा पढ़कर जाइएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आने की संभावना बहुत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आएंगे ही, क्योंकि लोग मेरी बात गलत मतलब निकाल लेते हैं। आपको क्वेश्चन आएंगे ही ये मैं कभी नहीं बोलूँगा, ना आज बोलूँगा ना कहीं फ्यूचर में बोलूँगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप करके तो जाइए। अगर आपके लिए आ गए तो आपके लिए बहुत हेल्प होगी। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेता हूं दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो मैं फटाक से स्टार मार्क कर देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है। तो आपके लिए राष्ट्रीय आय के बारे में बताना है और इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने का मतलब राष्ट्रीय आय को मापने का एक फार्मूला भी होता है। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको नहीं पता है वो सर्च कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, भारत में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके लिए पांचवा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके लिए 9 मार्क्स में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पूछेगा। आपके लिए 9 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों। अब पहले से ये समझ लो कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ हूँ मैं यहाँ पर, भूमि, जल, पशुधन, खनिज, वन, ये सब प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनका बहुत महत्व है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, यानी इकोनॉमिक्स में। बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ों का पता होना
होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों का आपको विस्तृत वर्णन करना है। आप भारत की भूमि के बारे में बता सकते हो, आप भारत के जल व्यवस्था के बारे में बता सकते हो, आप पशुधन के बारे में बता सकते हो, खनिजों के बारे में बता सकते हैं कि हमारे यहाँ कोयला हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, चांदी हो गया, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इनका वर्णन कर सकते हैं आप। तो इसी को बोलते हैं विस्तृत वर्णन करना। तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को सेम टू सेम आप सर्च करके देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपके पास 20s वगैरह हैं तो बहुत अच्छी बात, आप उनसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करूं दोस्तों, लिखा हुआ है कृषि वित्त एवं बीमा से आप क्या समझते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है, कृषि वित्त। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कृषि वित्त का मतलब क्या है। देखिए, कृषि हम लोग करते हैं, यानी कि किसान जो खेती करते हैं, उस खेती में पैसे की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो कौन कौन सी पैसे संबंधित आवश्यकताएं होती हैं खेती करने में, कृषि करने में, वो आपके लिए बताना है। दूसरी चीज़ आपके लिए ये बताना है कि आजकल कृषि बीमा होने लगा है, तो उस बीमा से क्या फ़ायदा है किसानों को, वो बीमा क्या है, कौन कौन सी बीमा की वो योजनाएं हैं, कितना बीमा मिलता है किसानों को, कौन कौन सी फसलों पर वो बीमा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो अपनी आंसर कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अब हम। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, और इस क्वेश्चन को मैं मार्क करूँगा स्टार, और साथ में मैं आपको ये बोलूँगा कि ये क्वेश्चन भी आपको या तो 15 मार्क्स में, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, या आपके लिए आ सकता है ये 9 मार्क्स में। अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगर टी को कम मार्क्स में देना होगा तो फिर वो क्वेश्चन को आदत तोड़ देगी मतलब वो केवल यहाँ तक देगी कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, एक आपके लिए ये बताना है, और हरित क्रांति के उद्देश्य के बारे में बताइए। तो दोस्तों हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी हमारे देश में। और हरित क्रांति की शुरुआत उस समय हुई जब हमारा देश एक एक दाने के लिए मोहताज हो गया था। ये उस समय की बात है जिस समय 1960s 1965-70 का दौर चल रहा था। हम आज़ादी हुए थे 1947 में, और उसके बाद बहुत अच्छी स्थिति हमारे देश की नहीं थी। तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर्स, उस समय की सरकारों के साथ बात हुई साइंटिस्ट लोगों की, और बोला उन्होंने कि आप कुछ ऐसे उन्नत किस्म के बीज बनाइए जिनको बोने से किसान लोग जो पैदावार कर सकें वो बहुत अच्छे से कर सकें। तो इसीलिए बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स आने लगे, यूरिया आने लगा, जिससे स्पीड के साथ खेती होने लगी। और जो देश में उस समय भुखमरी का माहौल था, जो देश में उस समय खाद्यान्न की कमी थी, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती चली गई, सही होती चली गई। दूसरा क्वेश्चन इसमें दोस्तों आपके लिए, हरित क्रांति के उद्देश्य के बारे में बताइए। क्या था हरित क्रांति का उद्देश्य। तो एक उद्देश्य तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि देश में जो खाद्यान्न की कमी थी उसको पूरी करना था। ऐसे आप उद्देश्यों के बारे में भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो। चलिए इसी के साथ चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है हरित क्रांति की सफलताएं और विफलताओं के बारे में बताइए। तो हरित क्रांति दोस्तों वैसे तो टोटली सफल एक क्रांति रही है ये, लेकिन विफलताओं की थोड़ी सी आपसे बात करूं। विफलता ये है दोस्तों कि आप देखते हैं ना कि आजकल हर तरह की फसल में केमिकल्स आने लगे, इसलिए बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलने लगी हैं आजकल। तो एक समय ऑर्गेनिक फसल चलती थी, मतलब एक समय पूरा ऑर्गेनिक जो होता था, उस तरह ऑर्गेनिक जो खाद होता है उसकी हेल्प से खेती होती थी, लेकिन अब वो चीज़ थोड़ी सी कम है। तो उसकी विफलता यही हैं कि कई तरह की समस्याएं हो गई हैं। जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो मिट्टी में कई तरह के पोषक तत्व ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये इसकी विफलता में आप लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ बिकॉज ये केवल क्वेश्चन का वीडियो है। आप और अच्छे से चीज़ों को थोड़ा देख के जाइएगा। 9th क्वेश्चन, कृषि में प्रयुक्त होने वाली नवीन तकनीकों के बारे में लिखिए। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, इसलिए आपको कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए पैटर्न वही रहता है यूनिवर्सिटी का, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बस बना देते हैं। अब वो एक ही क्वेश्चन को छोटा देंगे तो 3 मार्क में दे सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा देंगे 9 नंबर में, और ज़्यादा बड़ा देंगे तो 15 नंबर में आ सकता है। तो खेती किसानी में प्रयुक्त होने वाली नवीन तकनीकों के बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन बदल के आ सकता है कि कृषि में उपयोग होने वाली नवीन तकनीकों के बारे में बताइए, बारे में लिखिए, इस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं। नवीन तकनीक जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं एक समय था जब आमतौर पर जो किसान थे वो कुओं का यूज़ करते थे। कुओं से मतलब सिंचाई के लिए कुओं का यूज़ होता था, और दूसरा यूज़ होता था किसका, नदियों का।
क्योंकि उस समय केवल किसानों के पास यही चीज़ें थीं। आज आप देख सकते हैं ट्यूबवेल की मदद से सबसे ज़्यादा सिंचाई होने लगी है। कुछ राज्य जैसे जहाँ पर कुओं से भी सिंचाई आज भी होती है। तो ये पुरानी तकनीकें थीं। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि जब किसान बीज बो देता है खेत में, तो उसके बाद सिंचाई करने के लिए जब थोड़ा सा वो बीज बढ़ जाता है और उसमें पत्तियाँ आ जाती हैं, तो सिंचाई करने के लिए पहले किसान क्या करता था कि मुश्किल होती थी उसको। लेकिन आज क्या फ़ायदा है कि आपने सुना होगा, अगर इंग्लिश में मैं आपको लिखूँ यहाँ पर, हिंदी में तो मुझे भी नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में है स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं उसको। होता क्या है कि आपने देखा होगा खेतों में चिड़िया टाइप की लगी रहती हैं। चिड़िया से मतलब लोहे की एक पत्ती टाइप की लगी रहती है और उससे पाइप कनेक्ट होते हैं, और जो पानी होता है वो निकलता है और वो पत्ती के थ्रू वो पत्ती घूमती रहती है दोनों तरफ, और उस पत्ती से पानी दोनों जगहों पर खेतों में पहुंचता रहता है, थोड़ा थोड़ा पानी, जिससे क्या होता है कि पानी ज़मीन के अंदर तक जड़ों के थ्रू जा पाता है। तो इस तरह की तकनीक आ चुकी हैं अब। तो ऐसी तकनीकों के बारे में आप खुद से देखिए। अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपकी फैमिली में किसानी होती है, आप फार्मर की फैमिली से हैं, आप कृषि करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो इन क्वेश्चंस के आंसर को। मुझे नहीं लगता इकोनॉमिक्स में आपके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत जाने वाली है। उसके बाद 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम भारतीय कृषि की प्रवृत्ति, महत्व एवं विशेषताओं के बारे में बताइए। जो भारतीय कृषि है उसकी प्रवृत्ति क्या है, मतलब किस तरह की हमारी खेती होती है, महत्व बताइए भारतीय कृषि का, और विशेषताओं के बारे में बताइए कि क्या क्या विशेषताएं हमारी खेती की। और दोस्तों इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे लिख सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं। तो मैंने आपके लिए आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन दिए फर्स्ट यूनिट से, और मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन दिए सेकंड यूनिट से। अब आपके लिए दोस्तों यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझना है। जो भी डाउट है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, मैं आपको और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।